चलिए बच्चों, आगे के मॉडल पेपर्स डिस्कस करते हैं। एक चीज बता दें आप लोगों को, एनसीईआरटी के जो निम्नी के क्वेश्चंस थे वो भारत स्किल से हटा दिए गए, भारत स्किल से हटा दिए गए। ठीक, तो आप लोगों को थ्योरी भी कायदे से पढ़नी होगी। ठीक, क्योंकि जब निम्नी के क्वेश्चन हटा दिए तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर निम्नी क्वेश्चन हटा दिए गए हैं तो कोई जरूरी नहीं कि निम्नी के क्वेश्चन अब पूछे जाए। उन्होंने 3 मॉडल पेपर्स बना के दे दिए हैं कि इस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप लोग थ्योरी भी पढ़ना शुरू कर दिए। और बाकी अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस को देखिए, हर एक क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये एक आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है। ठीक, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कम्युटेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युटेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। देखिए पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बन गया आपका लॉन्ग, क्या बन गया, लॉन्ग बन गया। ठीक, ये क्या बन गया आपका लॉन्ग। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ये जो ऊपर जा रही है, ये करंट इधर जा रही है। ठीक, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक, डिफरेंस हो गया। ठीक, और इस वाइंडिंग के पहले में ये वाइंडिंग लगी। ठीक, तो शंट हो गया। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो आपका ईएमएफ होता है ये क्या होता है, एसी होता है। क्या होता है, हमेशा एसी होता है। हमेशा क्या होगा, एसी होगा। जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा एसी होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीसी मशीन में जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, तो क्या होता है, हमेशा एसी होता है। ये क्वेश्चन ये बन गया। अब पूछेगा कि कहाँ जनरेट होता है। ठीक, तो बेटा ये जनरेट होता है आपका आर्मेचर में। कहाँ पे, आर्मेचर में। कहाँ जनरेट होता है आपका, आर्मेचर में। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, E = 5ZPN/60A, 5ZPN/60, 5ZMP/60। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला होगा ये आपका फॉर्मूला है, E = 5ZPN/60A। अब देखिए अगर लैप वाइंडिंग होगी, अब ये भी पूछ सकता है कि लैप वाइंडिंग में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर क्या होता है, P होता है। A बराबर P होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, A और P कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = 5ZN/60। ये आपका क्या होगा, लैप वाइंडिंग का ईएमएफ। अगर आपसे पूछे वेव वाइंडिंग का, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर 2 होता है। मतलब इसमें समांतर पथ आपके 2। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5ZPN/60।
120। क्लियर है? अब देखिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, उससे आसपास के जितने क्वेश्चन पढ़े बने आप उसको समझिए। ठीक, चलो ये हो गया। अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि तो उसने निम्न क्वेश्चन हटा दिए, अगर उसने पूछ लिया कि लैप बाइंडिंग का ईएमएफ और वेव बाइंडिंग के ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, क्या बताओगे? जब पता होगा तभी तो बताओगे। तो जो लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग के ईएमएफ को हमने बोल दिया EW इक्वल टू ये होता है P/2 इंटू EP। EP मतलब क्या है? लैप बाइंडिंग का ईएमएफ। क्लियर है? अच्छा, लैप बाइंडिंग कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमको मोर करंट चाहिए। क्या चाहिए? मोर करंट। और जब हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए वहां पे क्या करेंगे? वेव बाइंडिंग यूज करेंगे। क्या होगा? मोर वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखो क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ठीक, हीट मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, और केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा। ठीक, तो डीसी जनरेटर के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जो आपका डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर, ठीक, ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अच्छा, डीसी जनरेटर को हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि रोटेटिंग एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो हम डीसी जनरेटर को कहते हैं। क्लियर है? और क्या होता है? ये फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये कार्य करता है। जो रूल क्या है आपका? E इक्वल टू -N d∅dt। क्लियर इतना? ओके, अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? ठीक, डीसी, ठीक, कॉक-स्क्रू का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही? जनरेटर की। ये आपका जनरेटर ही है, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये किसमें यूज होगा? डीसी मोटर में यूज होगा। किसमें होगा? डीसी मोटर में होगा। ठीक, और जो दाएं हाथ का नियम है ये आपका डीसी जनरेटर में होता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीसी जनरेटर। ठीक, ठीक, एक क्वेश्चन एक भी ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग कर सकते हैं? तो उसमें आ जाएगा लेंज का नियम। लेंज के नियम क्या है कि वो उसी ईएमएफ जो है उसी का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होगा। तो मतलब क्या? हमने सप्लाई दी तो आपका ईएमएफ, सप्लाई का आर्मेचर घूमा तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ। तो ईएमएफ किसके डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा? आपके सप्लाई वोल्टेज। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मेरा कुछ क्वेश्चन हाँ दीदी देखिए क्या कह रहा है, देखिए इधर क्या कह रहा है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। ठीक है, रास्ते कहो या पथ कहो, पाथ कहो। ठीक, 4 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16। देखिए इसमें 3 कंडीशन होती है। ठीक है, हम तीनों बता देते हैं। ठीक, अगर आपका सिंपलेक्स लैब वाइंडिंग होगी, क्या होगी, सिंपलेक्स लैब वाइंडिंग होगी। तो A बराबर क्या होगा, P होगा। यहां पे अगर डुप्लेक्स की जगह सिंपलेक्स होता, ठीक है, डुप्लेक्स की जगह क्या होता, सिंपलेक्स होता, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या होता है, A बराबर P, तो क्या होता है, 4 पोल 4 रहते हैं, 4 रास्ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स में क्या होगा, डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग में A बराबर 2P होगा। क्या होगा, A बराबर 2P होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, तो इसमें हो जाएगा 8। ठीक, और अगर यहाँ पे ट्रिप्लेक्स आ जाए, क्या आ जाए, ट्रिप्लेक्स, तो A बराबर 3P हो जाएगा। तो 4 3 12, कितने पोल समांतर पोल होंगे, 12। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित किए जाते हैं, आर्मेचर कोर पटलित किया। देखो बेटा, पहले आर्मेचर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए आर्मेचर क्या है, अभी आपको मैंने क्या बताया कि हिंदी के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सबको आपको समझ के पढ़ लेना है। ठीक, समझे। हमने क्या, हमेशा मैं कह रहा था जब शुरू में स्टार्टिंग किया था, जब पेपर होने शुरू हुए थे, तब हमेशा मैं कहता था कि बच्चों तुम लोगों को लॉलीपॉप दिया जाएगा, तुम लोग लॉलीपॉप खाना सीख जाओगे तो करेला मिलेगा, तो करेला मिलने के लिए तैयार हो। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको थ्योरी कायदे से पढ़नी है। ठीक, अगर आपकी थ्योरी मजबूत होगी तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप कर लोगे। क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, इसलिए हमने मिमी के जो मॉडल पेपर्स थे उनको उठाया, उससे रिलेटेड सारे क्लियर टॉपिक हम थ्योरी के माध्यम से कर देंगे। ठीक, अब देखो आर्मेचर क्या है, आर्मेचर बेटा क्या है, घूमने वाला भाग है। क्या है, घूमने वाला। डीसी मशीन का क्या है, घूमने वाला भाग। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मेचर किसका बना होता है। ठीक, तो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, और उनकी जो मोटाई होती है, थिकनेस कितनी होती है, 0.35 mm से 0.50 mm, ये इनकी थिकनेस होती है। क्लियर है इतना, कोई डाउट। अच्छा लैब, अच्छा ठीक, ओके। अच्छा हाँ, सिलिकॉन स्टील में जो स्टील का परसेंटेज है वो कितना है, 93%। तो सिलिकॉन कितना है आपका, ये आपका 7%। क्लियर। अब पूछ रहा है कि जो आपके आर्मेचर कोर है उसको हम लोग लैमिनेट क्यों करते हैं। ठीक, तो पहले समझ लो लैमिनेट होता है किससे, इससे होता है वार्निश से, इससे वार्निश से।
और वार्निश की लगभग 1 mm, 1 mm, ये कोई बताएगा नहीं, हम बता दें, 1 mm की लेयर चढ़ाई जाती है। कितनी? 1 mm की लेयर चढ़ाती है। अब मुद्दे पे आते हैं कि क्या पूछा कि लैमिनेट क्यों करते हैं। ठीक, तो भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन का प्रयोग करते हैं। अब भंवर धारा की बात करें, भंवर धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? K E B max स्क्वायर F स्क्वायर G। अब आपसे पूछ लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब तो क्वेश्चन हटा दी, खुद भी पूछ सकता है, पूछ ले कि जो एडी करंट लॉसेस है किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? फ्लक्स डेंसिटी हो गया। क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या आपकी थिकनेस, मोटाई। इन तीनों चीज पे भंवर धारा डिपेंड करती है। अच्छा, सैथिल हानि को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन सैथिल हानियों का फॉर्मूला क्या है? तुमको सारी हानियों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K H B max 1.6 F into V। क्लियर है इतना? अच्छा, ये दोनों लॉसेस कौन से होते हैं? एडी करंट लॉसेस और सैथिल हार्नेस, ये आपके फिक्स लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स लॉसेस, मतलब ये लोड पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन जो आपकी टर्म हानियां हैं, ये आपकी वेरिएबल लॉसेस हैं, ये लोड पर डिपेंड करती हैं। लोड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगी, अगर लोड आधा है तो ये हानि क्या हो जाएंगी? चौथाई हो जाएंगी। ये सब बताया हमने। कितने मिनट बना? 18। देखिए अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है ये सब हम बताते हैं। देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसका करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करेंगे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग यूज होगी, या कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे? तो इसमें बेटा होती है आपकी लैप वाइंडिंग। क्या होती है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? इसमें नीचे वे पूछ लिया है, लैप बता दो। लैप में क्या होता है? मोर करंट मतलब हाई करंट और लो वोल्टेज, ये होता है आपका लैप वाइंडिंग। क्लियर है? अब देखिए शंट जनरेटर का कहां प्रयोग करेंगे? बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब जगह शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। सीरीज का हम लोग एज अ बूस्टर यूज करते हैं, एज अ बूस्टर। डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एज अ बूस्टर हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता है। ठीक, लो करंट लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो करंट हाई वोल्टेज हाई करंट। तो जो आपका वेव वाइंडिंग होता है इसमें हमको क्या मिलता है? हाई वोल्टेज लो करंट। जितने भी आपके जनरेटर है मोस्टली आपको वेव वाइंडिंग होता है। क्लियर है?
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। देखिए ये जैसे आप ये आपका आर्मेचर ठीक, और ये आपका ब्रश होगा प्लस माइनस। अब ये बोला है कि इसका जो प्रतिरोध होता है इंटरनल उसको कम क्यों करते हैं, ठीक, इसको कम क्यों करते हैं। आर्मेचर धारा कम करें, ठीक, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, वजन से कम वजन, ठीक, और आर्मेचर तापमान कम करें। एक्चुअली क्या है कि इसके कारण क्या होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक, इसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसका मान क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और इसका मान होता है लगभग 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम, ठीक। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक, स्टील, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, कास्ट आयरन ग्रेफाइट, एल्युमिनियम ग्रेफाइट। तो देखिए एक और होता है कॉपर भी होता है, हमने जोड़ दिया अपनी तरफ से, ठीक है। देखिए इसमें आंसर तो होगा आपका कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक। लेकिन जहां पे हमको मोर करंट चाहिए, जहां पे हमको ज्यादा करंट चाहिए, वहां पर हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। जब हम कार्बन ब्रश को लेंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 वोल्ट। जब कार्बन का ब्रश लेंगे तो उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या लेंगे, 1 वोल्ट। और जब अब आपका ग्रेफाइट होगा तो इसका 0.5 वोल्ट। तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। क्लियर है ना, 2 ब्रश होंगे ना, और इसका क्या जाएगा 1 वोल्ट। ये भी पता होना चाहिए, ठीक। सब क्या खुले छोड़ दिए यार, मार्कर सूख